देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं था। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं था। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन ए, पवनार आश्रम जो है वो विनोबा भावे के द्वारा स्थापित था महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी के सभी हम कहेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा ही स्थापित आश्रम है। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को समानतः किस नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की जो घटना थी इसको किस नाम से जाना जाता है। यानी कि निकलना एग्जिट होता है और यहाँ पे ब्रिटेन की एग्जिट था, तो ब्रेग्जिट यहाँ पे ध्यान रहेगा, ब्रेग्जिट ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रेग्जिट। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने के लिए सक्षम है। हवा से हवा में वार करने के लिए सक्षम है, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन। और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्त्र। ऑप्शन सी हो जाएगा अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। अल हिलाल, अल बिलाल इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो अल हिलाल समाचार पत्र जो स्टार्ट किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को महारत्न की प्रतिष्ठा पाने के लिए विगत 3 वर्षों में उस कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए। यानी कि कोई नवरत्न कंपनी है, अगर वो महारत्न का दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो उसे 3 वर्षों में कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो 3 वर्षों में टर्नओवर करीब उसका 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, इस तब जाकर के वो महारत्न कंपनी का प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोनों कम्बो बुक जो आप देख पा रहे हैं, ये आप ऑनलाइन या फिर चक्षु पब्लिकेशन के जो भी ये ऑनलाइन इनका स्टोर है वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके प्रैक्टिस सीट को भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सीट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ पे करेक्ट होगा। भूमध्य सागर से टोटल कितने देश साझा होते, 21 देश साझा होते, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य सागर से 21 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के संदर्भ, तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, ये सही है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, ये भी सही है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी को कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। देखिए, एक तरफ वेद और उसके सेकंड तरफ जो है उसे संबंधित जो विषय है वो दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें अथर्ववेद में अगर हम बात करें, जो कि सबसे अंतिम वेद माना जाता है, इसमें जादू टोना औषधियों से संबंधित जो भी है महत्वपूर्ण घट जानकारी हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों हमारा ऑप्शन खत्म हो गया वैसे भी। अब एक चीज़ और आप मिला सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि संगीत जो है वो सामवेद के अंतर्गत आता है, यानी डी का 4 के साथ होना चाहिए। तो डी का 4 यहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। यानी ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा देखने को मिलती है और यजुर्वेद में जो हम यहाँ पे कहेंगे बलिदान विधि से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज की रचना की थी। कविराजमा की रचना किसने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कविराजमा की रचना किसने की है, तो अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ऑप्शन बी होगा, अमोघ वर्ष। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी। बंदगान जो था वो गुलामों की देखरेख के लिए बनाया गया था, एक विभाग है। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी, तो ये स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राइट, चलिए। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि खिलजी है, तो
अलाउद्दीन खिलजी का जो विभाग था, मस्तखराज, ठीक है, मुस्तखराज कह सकते हैं वो था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग को बनाया था दीवाने कोही के नाम से। बलबन ने स्टार्ट किया था दीवाने अर्ज के नाम से सैन्य विभाग। तो ये संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं, तो याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 पॉइंट दिए गए, चारों को अच्छे से पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार अगर आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। गांधी अरविंद समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किया गया था। गलत है, क्योंकि ये जो हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 को किया गया था, 31 को, ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन 1932 में भारत आया, 27-28 में भारत आया था, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाता है। रॉलेट एक्ट 1909 में पारित है, ये गलत है, क्योंकि ये 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी सही नहीं है, इस वजह से हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजरता है? सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में आपको बताया गया कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस को गर्म करते हैं तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैसीय फॉर्म में चला जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आयोडीन हम देख रहे हैं, ये ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण हो सकता है। बाइट शब्द किसने गढ़ा था? बाइट जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? बाइट शब्द को गढ़ा गया है वर्नर बुखोज के द्वारा। वर्नर बुखोज, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और जो एप्पल कंपनी है इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं, ये भी याद रखना। विंटन सर्फ, गूगल, विंटन सर्फ और लैरी पेज जो थे वो गूगल के संस्थापक। 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज थे? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंतर्गत किया गया था, और 1885 में जो गवर्नर थे वो यही थे, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन जब हुआ, जैसे कि 1922 में स्थगित हुआ था, क्यों? तो चौरी चौरा जो कांड हुई थी इसके कारण। तो इसके बाद गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था ब्रूमफील्ड, ठीक है, CN ब्रूमफील्ड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ब्रूमफील्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला, और जिसमें 1816 में सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और गोरखा के बीच। तो ये जो संधि हुआ, यानी ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध रहा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय रहा वो 1813 से लेकर के 1823 था। इसी के अंतर्गत पिंडारियों का जो दमन है वो किया गया, साथ ही साथ पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारी घटनाएं जो कि इनके समय में घटी थी, इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले इतिहासकार कौन थे? जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे, किसको माना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अलग अलग पेपर्स में। तो सतीश चंद्र, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, सतीश चंद्र। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ उसके राइटर का नाम लिखा गया, तो मैच करिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। जैसे हर्षचरित्र और कदम्बरी की बात करें तो ये हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनके द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट का 4 के साथ, तो फर्स्ट का 4 तो कई सारे ऑप्शंस में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रत्नावली की बात करें तो रत्नावली खुद जो कि हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया, हर्षवर्धन के द्वारा। तो डी का फर्स्ट के साथ देखिए, ए का 4 और डी का फर्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए देखते हैं श्रृंगार शतक की बात करें तो श्रृंगार शतक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो लिखा गया वो भर्तरी के द्वारा लिखा गया, भर्तरी, ठीक है। भर्तरी यहाँ पे सही होगा, यानी 2 और 3 यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल हम जानते हैं कि किस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, याद रखना है, आभासी और सीधा। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है?
आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, हम आपको डेली बता रहे हैं कि जब यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो इसमें से आप कुछ टॉपिक्स निकाल लो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऊपर में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखा था, यहाँ पे आप देखोगे तो एक आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि आंतरिक जो संक्रमण तत्व है, तो आवर्त सारणी को भी एक बार आप देख लेंगे। तो देखिए, आंतरिक जो तत्वों की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसके बारे में अच्छे से अगर हम जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में आने वाले जो तत्व होते हैं 58 से लेकर के 71 तक और 89 से लेकर के 103 तक, यानी एक्टिनाइड और लेंथेनाइड और एक्टाइड कहेंगे, पहले लेंथेनाइड और उसके बाद एक्टिनाइड जो श्रेणी है। परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को इनमें शामिल किया जाता है। एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व आते हैं। इन एफ ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु भी कहते हैं। यहाँ संक्रमण इस बात को दर्शाता है कि वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें संक्रमण कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि जब उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? जैसे कि पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर को हुआ, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ, तो उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि इस सभा के सबसे वरिष्ठ जो कि यही थे। इसके बाद 2 दिन के बाद जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन होता है, यानी दूसरी जो बैठक होती है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को फिर से जब बैठक होती है, तो इसमें JLN जो है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और तब जाकर के 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो कि स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला है कि फ्लोरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप माना जाता है? फ्लोरीन जो है किसका अपरूप माना जाता है? तो ये कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन डी, कार्बन का अपरूप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मध्यकर्ण में मौजूद जो स्टेपस होता है मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कान की हड्डी होती है स्टेपस, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरु होते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो कशेरु होते हैं वो 33 ही होता है, ना कि यहाँ पे 38। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बाकी आप सभी को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थिमज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी RBC का निर्माण करती है, जबकि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी था, इसको सुधार करेंगे। अगला है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, एक का विभाजन होता है और 2 जीव उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्या होता है? द्विविखंडन, द्विविखंडी विभाजन। यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा डी, द्विखंडी विभाजन, ऑप्शन डी। मस्तिष्क उत्सर्जन ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करते हैं? मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान, यानी जो मस्तिष्क होता है उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? तो पिच की सहायता से। पिच यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी, पिच। अगला देखिए कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संघीय जो है वो आपका कनाडा से संबंध हो जाता है, ऑप्शन बी, कनाडा। भ्रंश समतल के साथ भ्रंश चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? भ्रंश चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिक भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, उगादी का संबंध हो जाता है आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, उगादी। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? मुस्लिम लीग 1943 कराची अधिवेशन, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दिया? कराची अधिवेशन, कब? तो 1943 के अंतर्गत। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से होंगे, ध्यान रखना। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया गया था, क्योंकि मूल संविधान में जो कि 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में पहली बार 15वीं
15वीं को शामिल किया गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से किसने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था? 1765 से लेकर के 1772 तक के शासन को कहा जाता है, और ये जो स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लेकिन इसको द्वैत शासन को समाप्त किया गया था वार्न हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर पूछा है किसने समाप्त किया, तो वार्न हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं के बीच क्या हुआ? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं के जो चाल होता है वो घट जाते हैं, अणुओं के चाल घट जाते हैं। यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी। ठोस से द्रव में पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से अगर वो द्रव में पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल से लैंग्वेज में इसको गलन कहेंगे। ठीक है, गलन, ऑप्शन ए होगा। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी अधिनियम को प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम है वो 1976 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर 1976 हो जाता है। अगला है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ध्यान देना है, ओम का नियम जो है जैसे हम जानते हैं भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे जो है धारा और वोल्टता जैसे कि भी, ये जो आर आप देख रहे हैं, आर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं। तो धारा और वोल्टता दोनों के बीच ये संबंध बताता है भी जो समानुपाती आई होता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा ओम का नियम, ऑप्शन डी। भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी के रूप में जो कि अरावली है, और ये अरावली से निकलता है यानी लूनी, ऑप्शन बी हो जाएगा लूनी नदी अरावली से निकलता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। झुलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झुलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। झुलती मीनारों की एक मस्जिद जो है वो अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश जो है वो किस देश में विकसित हुआ था? तो इसका संबंध हो जाएगा, होटाकी का संबंध हो जाता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 301 लाइक रखते हैं, 301 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं। भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत के जो जितने भी प्रथम मैन है, यानी कि जो रॉकेट मैन हो गया, आइसमैन हो गया, बर्ड्समैन हो गया, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के आइसमैन के रूप में हम लोग जानते हैं चेबांग नॉरफिन, और वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से, जबकि मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो गैस है वो कहाँ से आता है? तो पशुओं और मनुष्यों की श्वसन क्रिया से, ये तो सही है। ईंधन के जलने से भी होता है, और ज्वालामुखी गतिविधियों से भी होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित को कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित करना, तो सभी को अच्छे से मैच करिए, देखिए कौन कब होगा। तो सबसे पहले अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 के अंतर्गत ही आता है सबसे पहले, यानी 4 सबसे पहले रखेंगे। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, या तो ऑप्शन ए सी या फिर ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखने को मिलेगा क्रिप्स मिशन मार्च 1942, तो फर्स्ट आ जाएगा 1942 क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पे देखिए 4 के बाद एक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, हम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अच्छे से तरीके से देख लीजिए। अगस्त ऑफर 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश की गई थी, जिसमें भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया गया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, विवेल योजना 14 जून 1945 को पेश की गई, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो कुल क्रम आपने देख लिया, यही था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मार्च 1942 इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन ए। और भारत में शिक्षा के जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में हम जानते हैं कि जिन्होंने लाया था, तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, लॉर्ड मैकाले ने प्रस्तुत किया था अंग्रेजी को।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाए थे, वो कौन सा नृत्य? कथकली। कथकली ऑप्शन बी, ठीक है, कथकली। अगला देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात यानी दान विभाग था, स्थापित किसने किया था? तो दीवाने खैरात, दीवाने इत्तिहाक और दीवाने बंदगान, ये तीनों के तीनों जो विभाग हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना है, उत्तर मेरूर शिलालेख से हम जो चोल के प्रशासन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि चोल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है और चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कमेंट करके बताना। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करना। तो पहला पॉइंट है कि भू राजस्व की उपज दर जो कि 1/10 हुआ करता था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1/6 होता था। और विजयनगर साम्राज्य में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था वो लगान ही होता था, 1/6 होता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशभग कहते थे, ये बिल्कुल सही है, मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पड़ कहते थे, ये गलत है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे गलत और सही की बात करें तो 1 और 3 गलत है और सही सिर्फ 2। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, हमें बताना था कौन सा सही है। तो